अपना प्रीलिम्स भी दिया, मेंस भी दिया और इंटरव्यू देकर इतना अच्छा रैंक भी लेकर आए कि अब आप आईएएस ऑफिसर हो। 23 के लिए सर मैंने फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट किया था। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं दिसंबर से पहले मेरा ऑप्शनल कंप्लीट कर लूँ। तो दिसंबर से पहले मैंने आंसर राइटिंग के साथ मेरे जो ऑप्शनल के दोनों पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एंथ्रोपोलॉजी के, तो वो दोनों आंसर राइटिंग के साथ, और आंसर राइटिंग में मैंने टारगेट किया जो प्रीवियस ईयर 7 इयर्स के क्वेश्चन थे उन सभी को। तो और 23 की प्रीलिम्स की तैयारी में आपने मार्च 2023 से शुरू किया, तो आप कह रहे हैं कि आपने 3 महीने में तैयारी की। यस उससे पहले आप अपना ऑप्शनल कर रहे थे। यस ऑप्शनल सर। कहीं से कोचिंग कर रहे थे या खुद ही से किया नहीं सब? सर, ऑप्शनल मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया। ऑप्शनल के लिए मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली सर। जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं से मैंने ऑप्शनल किया सर। तो केजीएस के इस विशेष पॉडकास्ट में सभी सुनने वाले छात्रों का यहाँ पर स्वागत करता हूं। मैं सचिन अरोड़ा। आज हम सिविल सेवा परीक्षा में जो भी सफल छात्र रहे हैं उनसे अपनी मुलाकात की कड़ी में लेकर आए हैं आप सबके सामने रविंद्र कुमार मेघवाल। इनका सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 में रैंक 138 आया है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं। वेलकम रविंद्र टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट। तो थैंक यू रविंद्र, सर। आपकी इस यात्रा को जानने के लिए हमारे केजीएस के छात्र बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। आप राजस्थान से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं और बहुत सारी चुनौतियों को पार करते हुए आपने सिविल सेवा की परीक्षा पार की है। जहां तक मुझे याद है, आपने जब एमएमपी प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो वो आपका पहला मेंस था। उससे पहले यस सर। आपने एक प्रीलिम्स दिया था जो आपने पार तो किया था, लेकिन वो यात्रा और वो जो कारण था कि आप अपना पहला मेंस आपने क्यों नहीं दिया प्रीलिम्स पास करने के बाद भी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैं सभी लोगों के लिए चाहूंगा कि आप उसे शेयर करें कि आपने कैसे अपनी यात्रा शुरू की और किस प्रकार से यहाँ तक पहुंचे। यस एक्चुअली सर, 12th से पहले कभी मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम दूंगा। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई इंजीनियरिंग में। तो मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग करने गया था अहमदाबाद में। और जी। वहाँ थोड़ी सी ब्रांच को लेकर इश्यू हो गया। मेरा मैकेनिकल ब्रांच था और मुझे सीएससी चाहिए था। तो जी। उस इश्यू के चलते मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी 1 साल करके। और उसके बाद फिर मैंने बीएससी करने का डिसाइड किया। और तब मैंने सोचा, क्योंकि जो मेरा कॉलेज था बीएससी का, वो भी एक स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। और तब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे पास कुछ है नहीं करने को, और सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो है यूपीएससी। और वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और तब मैंने आईएएस का एग्ज़ाम देने का डिसाइड किया। और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2021 नवंबर में। तो अच्छा। उस टाइम हाँ, उस टाइम ये था कि मेरे को प्रीलिम्स देना नहीं था 2022 वाला। पर मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने और घर से भी फोर्स किया कि दे दे, एक बार दे दे, कोई इश्यू तो नहीं होने वाला। पर वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे एग्जाम्स थे कॉलेज के, तो वो लंबे खिंच गए। तो मैं एलिजिबल नहीं था उस एग्जाम के लिए। पर फिर भी मैंने जी। प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया। पर मैं मेंस के लिए एलिजिबल नहीं था उस टाइम, क्योंकि इवन आफ्टर प्रीलिम्स प्रीलिम्स के बाद भी मेरे 2 एग्जाम्स बचे थे। तो मेंस के लिए मैं एलिजिबल नहीं था। और फिर मैंने वापस डिसाइड किया कि अब पूरा साल डेडिकेटेडली तैयारी करेंगे और 2023 वाला अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ तो मैंने देखा है कि छात्र इतना घबरा जाते हैं कि पूरी तैयारी करके भी परीक्षा नहीं देते। बट आपके केस में आपने अपनी सोच को रखा कि यार इस परीक्षा को दे के देखते हैं। आपने यस प्रीलिम्स सर। अपनी पहली बार में ही क्लियर किया। और निश्चित रूप से मैंने देखा है राज्य स्तरीय परीक्षाओं में कई बार होता है कि रिजल्ट आने में बहुत लेट आ जाता है। तो उस वजह यस से सर। छात्र जो है मेंस तक अपनी आंसर शीट या मार्कशीट नहीं जमा करवा पाते। बट फिर यस आई सर। आपकी दूसरी यात्रा, और दूसरी बार कैसा रहा जहां आपने अपना प्रीलिम्स भी दिया, मेंस भी दिया और इंटरव्यू देकर इतना अच्छा रैंक भी लेकर आए कि आप आईएएस ऑफिसर हो गए। सो 23 के लिए सर मैंने फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट किया था। तो मेरा टारगेट ये था कि अच्छा। मैं दिसंबर से पहले मेरा ऑप्शनल कंप्लीट कर लूँ। तो दिसंबर से पहले मैंने आंसर राइटिंग के साथ मेरे जो ऑप्शनल के दोनों पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एंथ्रोपोलॉजी के, तो वो दोनों आंसर राइटिंग के साथ, और आंसर राइटिंग में हमने टारगेट किया जो प्रीवियस ईयर 7 इयर्स के क्वेश्चन थे उन सभी को। जी। तो मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए खुद से। और फिर उनके मॉडल आंसर भी मैंने खुद से तैयार कर लिए। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया। और ये मैंने इवन फेब और मार्च में मैंने एंथ्रो के फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे। तो प्रीलिम अच्छा। से पहले मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा ऑप्शनल तो क्लियर है। जी। और फिर
प्रीलिम्स की तैयारी मैंने अराउंड मार्च से स्टार्ट की थी 23 के लिए। तो और मतलब 23 की प्रीलिम्स की तैयारी में आपने मार्च 2023 से शुरू किया, तो आप कह रहे हैं कि आपने 3 महीने में तैयारी की। यस सर। उससे पहले आप अपना ऑप्शनल कर रहे थे। यस ऑप्शनल सर। कहीं से कोचिंग कर रहे थे या खुद ही से किया नहीं सब? सर, ऑप्शनल मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया। ऑप्शनल के लिए मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली सर। जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज अच्छा। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं से मैंने ऑप्शनल जी। किया है सर। तो रविंद्र, ये और एक एक्सेप्शनल बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल टैलेंट की बात कर रहे हैं आप। सॉरी, मैंने बीच में यस सर। टोका उसे। आप जो बताना चाहते थे वो जरूर बताइएगा कि आपने खुद से अपना ऑप्शनल भी तैयार किया, और मार्च में, जहां मैंने खुद देखा 2023 में बहुत से बच्चे घबरा रहे थे, मार्च में जाकर आप अपना प्रीलिम्स जो है फिर से शुरू करते हैं। तो मैं बहुत इच्छुक हूँ किस तरह से आपने 3 महीने में क्या स्ट्रेटेजी से अपनी प्रीलिम्स को तैयार की, इतना धार रखा कि आप उसमें पास यस भी हुए। सर, जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो जो कोर सब्जेक्ट्स थे जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह, तो वो मैंने इनिशियली कर दिए थे कंप्लीट। और उनमें मेरा टारगेट ये था कि मैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करूं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो जी। जो 22 वाला प्रीलिम्स मैंने दिया था उससे पहले मेरा मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स थे वो कवर थे। तो उसके बाद मैंने अच्छा। जो मेरा अच्छा खासा टाइम है वो ऑप्शनल को दिया, ऑप्शनल और एथिक्स को। और अच्छा। जब 23 प्रीलिम्स का टाइम आया तो कॉन्फिडेंस मेरे को था कि प्रीलिम्स तो मेरा जो कोर सब्जेक्ट्स है वो मुझे रिवाइज ही करना है सिर्फ। तो उस टाइम मैंने उनका अराउंड 85 मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिए होंगे जीएस के, अच्छा। 80 टू 85 टेस्ट। और उनसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया मैंने। और उनमें से फिर मैंने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वहां पे भी जो कंसेप्चुअल पार्ट है और जो टफ पार्ट है जहां से मिस्टेक्स कॉमन है जहां से, तो उनके मैंने जी। शॉर्ट नोट्स बनाए और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया और उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया प्रीलिम्स में। और सी सेट में भी सर जैसे ये था कि मैं मैथ बैकग्राउंड से आता हूँ सी सेट में, तो सी सेट में जी। मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। और मैंने मार्च से ही सी सेट भी स्टार्ट किया था, तो सी सेट के लिए यही था कि डेली 1 आवर फॉर सी सेट और बाकी का टाइम मैंने जीएस के लिए दिया था। तो आपने कहा ऑप्शनल की आपने कोचिंग नहीं ली थी। 2022 में जब आपने प्रीलिम्स दे दिया, जब आपका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, तो तब आपने जीएस भी क्या खुद ही से पढ़ा था? यस सर, तब भी मैंने जीएस खुद ही से पढ़ा था। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे पॉलिटी होगी जी। लक्ष्मीकांत के लिए, फिर जी। इकोनॉमी की जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट्स में, फिर जो जैसे जी। मैगजीन्स आती है जो करंट अफेयर्स की, तो उनसे जैसे जो एनवायरमेंट का पार्ट हो गया, फिर साइंस एंड टेक का पार्ट हो गया, तो वो उन्हीं से मैंने किया है। और जो बेसिक चीजें हैं जो कंसेप्ट हैं तो वो मैंने यूट्यूब से देख के किए। जी। जहां पे मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कोई कंसेप्ट अगर समझ नहीं आ रहा तो वो मैंने यूट्यूब से जी। वीडियोस वगैरह देख के उनके नोट्स बनाए और वहां से मैंने कवर किए। तो इस तरीके से मैंने जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज उनको किया है सर। तो इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपने पहली अटेम्प्ट अपनी ही सोच में, अपनी तैयारी कॉलेज के दौरान सेल्फ स्टडी से आपने पहला प्रीलिम्स निकाला। इसी में यस सर। आपने अपने सेल्फ नोट्स भी बना लिए, जिन्होंने आपको दूसरी अटेम्प्ट में, जो वास्तविक में जब बिल्कुल। आप एलिजिबल हुए, उसमें यस सर। बहुत मदद की। आपने 3 महीने में वो भी कर लिए, और बीच में यस सर। ऑप्शनल भी खुद से किया। बहुत एक्सेप्शनल है, मतलब कांग्रेचुलेशन। ऐसा बहुत थैंक यू रेयर सर। मिलता है कि जो छात्र अपने पर इतना विश्वास रखे कि मैं खुद से कर सकता हूँ। हमारे बहुत से छात्र यहाँ पर इच्छुक होंगे कि ऐसे किस तरह से नोट्स आपने बनाए, जो आप उन्हें जब दूसरी बार प्रीलिम्स आए तो 3 महीने में सब कुछ कर पाए। थोड़ा सा अगर नोट्स बनाने का अंदाजा, क्योंकि मेरे बहुत से छात्र इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वो कई बार केवल क्लास के डिक्टेशंस इकट्ठे कर रहे होते हैं, फोटो कॉपीज इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो किस प्रकार से आपने ऐसे नोट्स बनाए? सर, सर जो नोट्स है वो मैंने उन चीजों के बनाए थे जहां पे मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे पॉलिटी में अच्छा। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो जनरली याद नहीं रहते हैं। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया या फिर जो दूसरे आर्टिकल्स हो गए, तो उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जनरली हम भूल जाते हैं या फिर ट्रिकी सी चीजें होती है, तो मैंने उनके नोट्स बनाए थे। इकोनॉमी में भी जो चीजें जो कंसेप्चुअल चीजें हैं और जहां से प्रीलिम्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरली कई बार जैसे इन्फ्लेशन के क्वेश्चन होते हैं या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें टेक्निकल पार्ट आ जाता है। तो उनको समझने हम्म। के लिए मैंने सही से नोट्स बनाए थे। और वही उन्हीं नोट्स ने मेरे को हेल्प किया मेरी 23 की प्रीलिम्स में। तो जो चीज़ें कंसेप्चुअल हैं और जो चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी रहती है समझने में, उनके मैंने नोट्स बनाए थे। बाकी जो चीज़ें मेरे को याद रह रही थी या फिर जो चीज़ें ऐसी थी कि मेरे को इंटरनलाइज हो गई थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, या फिर इकोनॉमी में कुछ चीज़ें ऐसी है जो जिनको याद रख जो पहली बार में कवर हो जाती है,
तो मैंने उनके नोट्स नहीं जी। बनाए थे सर। तो मुझे लगा कि आपकी बात में कि आपने जो है पहले पीवाईक्यूज देख लिए थे, तो आपको यूपीएससी यस की सर। मांग समझ में आ गई थी। तो रविंद्र, मैं ये जानना चाहूंगा कि वैसे तो आपने तैयारी सारी खुद से की, लेकिन ये बेस यस। बुक्स भी कुछ पढ़ी होंगी, क्या आपने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी? यस सर, बिल्कुल सर, मैंने ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटी पढ़ी है जो लोग रेफर करते हैं जी। जनरली। पर कुछ एनसीईआरटीज जी। ऐसी हैं जिनको बार बार पढ़ना होता है, जैसे ज्योग्राफी की हो गई 11th 12th की एनसीईआरटीज। तो इनको जी। यही स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है ज्योग्राफी के लिए, तो इनको बार बार पढ़ना है। और पॉलिटी के लिए जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, तो उसमें से जैसे जी। अभी जो पॉलिटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कई बार फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं एक दो प्रीलिम्स में। तो जी। उसके लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, तो वो अच्छी बुक है, तो उसको मैंने पढ़ा था। उसके अलावा फिर मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है पॉलिटी के लिए। फिर बाकी जैसे जी। जो 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, तो जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाला पोर्शन है, तो उसके जी। लिए बेसिक के लिए मैंने वो बुक पढ़ी थी एनसीईआरटी की। बाकी तो जो स्टैंडर्ड हैं, जो 6 to 12th, वो सारी तो पढ़ी ही। जी। यस सर। ठीक है, तो जो बुक आपको इम्पोर्टेंट लगी वो आपने दोहराई भी हैं। और जैसा कि यस सर। आप कह रहे हैं कि पॉलिटी की कुछ किताबें हैं जो कि शायद प्रीलिम्स में उतना नहीं पूछ रहे हैं, बट मुझे अच्छा लगा कि आपने इंटीग्रेटेड तैयारी करी है, तो प्रीलिम्स और मेंस को साथ में ही रख के करा है, तो वो अच्छा किया। ये मुझे बताएं कि आप आते हैं राजस्थान से, और थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड भी बताइएगा। आपने मीडियम इंग्लिश चुना, य नेचुरली इंग्लिश मीडियम में थे, या राजस्थान से मैं देखता हूँ बहुत से छात्र हिंदी मीडियम चुनते हैं। तो यस आपका सर। मीडियम और भाषा पर क्या अनुभव रहा? तो जैसे सर, स्टार्टिंग में मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम में हुई है। उसके बाद जी। जो सेकेंडरी एजुकेशन है मेरी 6 to 12th, तो वो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। तो वहाँ भी अच्छा। जो मेजर, यस सर, वहाँ जो मेजर पोर्शन था वो तो इंग्लिश में था, बट जो सोशल साइंस की बुक थी, तो वो हमारी हिंदी मीडियम में थी। बट अच्छा। फिर एक इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन हो गया था मेरा वहीं से कि मेरे को इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। और 10th के बाद जैसे मैंने हिंदी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस ऐड हो गया था 12th में, 11th 12th में, तो जी। हिंदी छूट ही गई थी। तो तभी से मेरा जो इंक्लिनेशन वो इंग्लिश की तरफ रहा, और यही रीज़न है कि मैंने इंग्लिश मीडियम को चुना सीएसई के लिए। तो मतलब हिंदी का परिवेश होते हुए भी आपको लगा कि आप इंग्लिश उतनी हैंडल कर लेंगे। तो यस सर। उत्तर लेखन की जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, पीवाईक्यू जब पढ़ रहे थे और खुद से किया, सब एंथ्रोपोलॉजी वगैरह एक नया विषय है, तो वहाँ कोई यस सर, चुनौती आई इन अंग्रेजी किताबों में? बिल्कुल सर। प्रॉब्लम्स तो आई सर, बट यही है कि मैंने जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने ऑप्शन के लिए मैंने यूट्यूब को बहुत रेफर किया है। अच्छा। जहाँ भी मेरे को प्रॉब्लम आई ऑप्शनल में, जो चीज जो टर्मिनोलॉजी मेरे को समझ नहीं आई, या फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं ऑप्शनल में जहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनके लिए फिर मैंने यूट्यूब को रेफर किया है। या फिर इंटरनेट पे जो इमेजेस वगैरह हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रिसर्च पेपर हो गया, या फिर इग्नू का जो मटेरियल है, तो इन चीज़ों को मैंने बहुत रेफर किया है। तो इनसे जो क्लैरिटी चाहिए ऑप्शनल के लिए, तो वो मेरे को हो गई थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि आपको जहाँ ज़रूरत पड़ी, आपने सारे सोर्सेज़ एक्सप्लोर किए। इसमें मैं यस एक सर। सुझाव चाहता हूँ कि मेरे बहुत से छात्र जब ऐसी कोशिश करते हैं, तो वो यूट्यूब या गूगल पर कहीं न कहीं खो जाते हैं। तो इतने सारे सोर्सेज़ के बीच में आपने अपना लक्ष्य कैसे साध के रखा? इसमें सर पहली चीज तो यही है कि टारगेटेड रहना पड़ेगा। जो चीज आपको ढूंढनी है बस उसी जी। के लिए जाना है आपको। अब वहां पे जैसे अच्छा। गूगल स्कॉलर है, तो गूगल स्कॉलर पे जैसे आप ऑप्शन के लिए, मैंने बहुत रेफर किया है गूगल स्कॉलर को, वहां से रिसर्च पेपर को डाउनलोड करने के लिए। अब वहां आपको बहुत सारी रिसर्चेज मिल जाएगी, पर आपको उन्हीं को ढूंढना है जो आपके लिए रेलेवेंट हो। तो आपको हेडिंग पढ़नी है उनकी, हेडिंग पढ़ने के बाद उनका जो एब्स्ट्रैक्ट है वाला पार्ट है, तो उसको देख लेना एक बार। अगर उसको देख के लगे कि वो आपके आंसर्स में कहीं यूज हो सकता है एज अ वैल्यू एडिशन या फिर एज अ कंसेप्ट, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं उस पेपर को, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये मैंने स्ट्रेटजी जो वैल्यू एडिशन के लिए ली थी ऑप्शन में। बाकी यूट्यूब हो गया, तो यूट्यूब पे ऐसा है कि आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ेगी, दो तीन लोगों को देखना पड़ेगा। जो आपको सही लगे, जिससे आपकी वाइब्स मैच हो, तो आपको उसी को फिर फॉलो करना है। जी, रविंद्र, तो जो हमें सुनने वाले हैं, अगर आप किसी कोचिंग में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक एडवांटेज है,
आपके शिक्षकगण आपकी मदद करते हैं। यहाँ पे रविंद्र एक स्पेशल केस हैं, जिन्होंने अपने आप सारी मेहनत जो है, जो एक संस्थान द्वारा की जाती है, वो सारी खुद से की। और मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी अपने आप से ही लिया। और जहाँ तक मुझे याद है, रविंद्र से लास्ट जब मेरी बात हुई थी, रविंद्र आपने इस बार 300 स्कोर किया है, मेरे ख्याल से 300 प्लस गए हैं। क्या स्कोर रहा आपका Yes, एंथ्रोपोलॉजी sir. में? My score is 299, sir, in anthropology. 299, तो लगभग 300, और वो बहुत ही अच्छा Yes, sir. स्कोर माना जाता है। और खासकर जिसने अपना पहला अटेम्प्ट दिया हो, बहुत मतलब अमेजिंग फीट रही ये Yes, चीज। sir. सीसेट में आपने कहा कि सीसेट आपको, गणित में आप बहुत अच्छे थे तो आपका इजी लगा आपको। फिर भी जो बात आपने मेंशन की कि कुछ 80 टेस्ट दिए थे, तो वो Yes, sir. टेस्ट आपने कहाँ से किए, कब से करना शुरू किया? प्रीलिम्स से जस्ट पहले जो आखिरी 3 महीने में थे, क्या फ्रीक्वेंसी रखी? अगर वो थोड़ा सा शेयर करें तो बहुत से छात्र उस अनुभव से भी लाभान्वित हो सकते हैं। Yes, sir. जैसे जो टेस्ट थे जीएस के लिए, तो जीएस के लिए मैं करता था कि जो हार्ड टेस्ट थे मैंने उनको बाद के लिए रखा था। जैसे कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं जिनके कुछ ऐसे अच्छे टेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल अभ्यास हो गया, तो अभ्यास को उसका स्टैंडर्ड अच्छा माना जाता है, तो अभ्यास को मैंने बाद के लिए रखा था। पर कुछ ऐसी कोचिंग्स हैं जिनके टेस्ट मैंने एक दो मतलब 3-4 टेस्ट दिए और मेरे मार्क्स उनमें बहुत बहुत ज़्यादा थे। वो 150 क्रॉस कर रहे थे सर। तो वो हाँ, तो 3-4 बहुत ही टेस्ट दिए और आसान फिर मैंने टाइप दे छोड़। दी उन्होंने। जी, जी। हाँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया सर। तो जी, इस तरीके से सर मैंने बहुत सारी कोचिंग्स के टेस्ट ट्राई किए। मार्केट्स में सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। आप किसी भी जी। प्रिंटर की दुकान पे जाओ, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा बिल्कुल, वहाँ से। बिल्कुल। यस सर। तो मैंने तो वहीं से ये सारे टेस्ट तैयार लिए थे। जी। तो आपने मार्केट से टेस्ट उठा ली। मैं पूछना चाहता हूँ यस सर। कि आपने ये घर रहकर तैयारी की या कहीं और? मतलब आप कह रहे हैं कि सभी कुछ आपने खुद ही जुटाया, तो वेयर वर यू प्रिपेयरिंग? सर जो मेरी मैक्सिमम प्रिपरेशन है वो तो घर से हुई है। फॉर एग्जांपल 1 ईयर के लिए अच्छा, तो मैं घर पे था। यस सर। तो बहुत घर अच्छी से बात है। जी, प्रिपरेशन हुई। फिर प्रीलिम्स से 3 महीने पहले, क्योंकि मेरा जो प्रीलिम्स का सेंटर था वो जयपुर में था, और अच्छा। जयपुर है वो अराउंड 400 किलोमीटर है मेरे घर से। तो हुँ, हुँ। मेरा ये मतलब मेरा ये मानना था कि मैं पहले ही जयपुर जाके सेट हो जाऊं, क्योंकि मेरा सेंटर वहाँ है। तो मेरे को बाद में ये हसल ना हो कि जयपुर जाना है, तैयारी और करनी पड़ेगी, वहाँ पे सेट भी होना है। तो 3 महीने पहले ही मैं जयपुर चला गया था, और वहाँ रह के फिर ठीक मैंने है। प्रीलिम्स की तैयारी की है सर। और उसके लिए मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की जयपुर में, एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, जी, और वहाँ रह के ही फिर मैंने वही जो टेस्ट वगैरह दिए और तैयारी की प्रीलिम्स की। फिर मेंस के लिए सर मैं दिल्ली आया था, अच्छा। क्योंकि जी, मेरे को ये सर ये फोमो था कि अगर दिल्ली नहीं गए तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग यही बोलते हैं कि आपको जी, मेंस के लिए दिल्ली आना होगा, यहाँ की टेस्ट सीरीज लगानी होगी। पर मैं लिटरली बताऊं, मैंने एक भी टेस्ट किसी भी कोचिंग में जाके नहीं लिखा है। सारे टेस्ट जी, जैसे जो मैंने तो एमएमपी ज्वाइन किया था सर, और एमएमपी ऑनलाइन होता जी, है। तो सारे जी। टेस्ट मैंने वहीं दिल्ली में एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और वहीं बैठ के लिखे। इत्तेफ़ाक से सोचिए, मतलब आपने कोई टेस्ट सीरीज़ कुछ जॉइन नहीं किया, मेरा प्रोग्राम एमएमपी ही जॉइन किया, और जिसमें यस सर। आपको दिल्ली आने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप जहाँ थे घर नहीं में थी ही सर। दे सकते थे। चलिए, तो यस सर। ये बताइए कि फिर ये एमएमपी में आना कैसा हुआ, और फिर आपकी मेंस की तैयारी कैसी रही उसके बाद? यस सर। सर एक्चुअली हुआ यूँ था, जैसे मैं दिल्ली आया था स्टार्टिंग में, तो मेरे पास जी, मैं कोचिंगों में घूम रहा था कि अब मेंस के लिए करना क्या है, मेंटरशिप कहाँ से लेनी है। तो मैं 2-3 कोचिंगों में गया, और वहाँ मेरे को कोई मतलब ऐसे गाइडेंस प्रॉपर मिली नहीं कि आपको मेंस के लिए ये करना है, या फिर ऐसे टेस्ट देने पड़ेंगे। कुछ नहीं था। तो मैं कंफ्यूज था पूरा मेंस के लिए। फिर मेरा एक फ्रेंड है, तो वो एमएमपी में था लास्ट ईयर 22 मेंस के लिए। जी, तो उसने मेरे को एमएमपी के बारे में बताया, और लिंक भी एमएमपी की मेरे को उसी ने भेजी थी। तो जी, मतलब जिस दिन एमएमपी था उससे 2 दिन पहले मेरे पास लिंक आई थी। तो जी, फिर मैंने टेस्ट दिया, और फॉर्चुनेटली मेरा हो गया एमएमपी में। और बस वही टर्निंग पॉइंट था मेंस के लिए मेरे लिए, क्योंकि वहां से जो मेंस की प्रिपरेशन है वो मेरी स्मूथ हो गई थी। मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई थी कि मेरे को इस वे में मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। और टेस्ट का भी कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि जी। जो एमएमपी का सिनेरियो था पूरा कि आपको सुबह उठ के टेस्ट लिखना है तो लिखना है। तो वो एक डर भी था मेरे अंदर कि अगर टेस्ट नहीं लिखे तो मैं बाहर हो जाऊंगा, और बाहर हो गया एमएमपी से तो फिर मैं मेरा मेंस तो गया। यस सर। चलिए, तो जो छात्र एमएमपी नहीं जानते, इसे मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें हम कुछ बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट करते हैं, जिसमें इस वर्ष बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा, 15 छात्र पास हुए हैं।
ऑल इंडिया रैंक वन आदित्य के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और उन्हीं सबसे हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे एमएमपी के छात्र आप लोगों से अपनी यात्रा डिस्कस करें। और रविंद्र को मैं स्पेशली इसलिए भी हमेशा अपने छात्रों से मिलवाना चाहता हूँ कि रविंद्र एक यूनिक तैयारी है, इन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से किया, और एमएमपी में भी जब ये आए हैं तो इनको जो चुनौती दी गई, मुझे याद है उनसे मैं बात कर रहा था कि ये हमेशा रखते हैं एमएमपी में, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं रखेंगे। तो एक चुनौती थी, और फर्स्ट टाइमर के लिए हमेशा चुनौती होती है। फर्स्ट टाइमर के लिए रविंद्र ने वो पहला अटेम्प्ट में पास किया, तो बहुत अच्छा है। तो रविंद्र, मुझे ये बताइए कि मुख्य परीक्षा की जो चुनौती थी, इसमें दो तरह की चुनौती होती है। एक तो आपको समय रहते अपना कंटेंट पूरा करना है, और दूसरा आपको अपने आंसर राइटिंग करनी है। तो सिलेबस तो जैसे आपने बहुत अच्छा किया, प्रीलिम से पहले ही छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे। मुझे सॉरी मुझे ये बताइए कि आपने जब ये नोट्स बना लिए थे, तो जब आंसर लिखते थे तो आपको क्या चुनौतियां आई? क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि किताबें, नोट्स और शिक्षक ये एक तरफ है, आंसर राइटिंग दूसरी तरफ। तो आंसर यस राइटिंग सर। के आप अपने अनुभव, आपका फीडबैक भी मैंने बहुत बार, हर बार मिला ही, आपको डेली फीडबैक मिल रहा था, यस सर। तो वो अगर छात्रों के यस साथ सर। शेयर करें ताकि वो अपने आंसर राइटिंग में इन बातों को अभी से समावेश कर सकें। यस सर। तो जैसे मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की तो पहले जीएस के आंसर मैंने पहले बहुत कम लिखे थे, वो नेग्लिजिबल थे। तो जो मेन आंसर राइटिंग है जीएस के लिए वो तो मैंने एमएमपी से ही स्टार्ट की है। तो उसमें जी। मेरे को आइडिया नहीं था कि लाइक आंसर, मैं जो जनरल कंटेंट है, जो स्टैटिक रिसोर्सेज में कंटेंट दिया हुआ, बस उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देता था आंसर में। और जी। जब मेरे को एमएमपी से फीडबैक मिलना स्टार्ट हुआ तो उसमें एक चीज कॉमन थी कि मेरे जो आंसर थे वो बहुत ही मोनोटोनस लग रहे थे। तो जी। उनमें जो डाइवर्सिटी और जो डायमेंशन ओपन करने की बात है, तो उस पर मैंने काम किया एमएमपी में रह के। तो वहां पे मैंने जो जैसे एग्जांपल्स वगैरह हैं, केस स्टडीज वगैरह हैं, वो जो कॉपीज मिलती थी टॉपर्स की एमएमपी, मतलब जो अच्छी कॉपीज एमएमपी में मिलती थी, तो मैं उनसे एग्जांपल्स और जो डायमेंशंस है वो मेरे नोट्स में ऐड कर देता था। और मैं ट्राई करता था कि मैं उनको मेरे आंसर्स में इंटीग्रेट करूं। तो मैं क्या करता था सर कि जैसे जो क्वेश्चन मिलते थे सुबह, तो उन पे आंसर्स लिख लिए। फिर मैंने जो अच्छी आंसर की वाली कॉपी है तो वो देखता था मैं। वो जैसे 3-4 दिन बाद आई है, तो मैं 3-4 दिन बाद वापस मैं मेरे जो पुराने टेस्ट थे उनको देखता था मैं, और उन पर ब्रेनस्टॉर्म करता था कि ये जो चीज़ है मेरे आंसर में मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। और मैंने जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने जो इम्प्रूवमेंट किया है, तो उस इम्प्रूवमेंट में मैंने जो भी वैल्यूएशन किया है, जो भी एग्जाम्पल्स मैंने याद किए हैं, या फिर जो डेटाज वगैरह मैंने याद किए, तो उनको मैं अब नए सिरे से मेरे आंसर्स में कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों ने मेरे को बहुत हेल्प की है आंसर्स को इम्प्रूव करने में। तो सभी छात्र जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, रविंद्र का भी ये अनुभव रहा कि जब हम आंसर लिखते हैं तो हमारी सोच ये होती है कि जो हमें किताब में बताया गया या किसी संस्थान में बताया गया वो सब लिख देना मतलब आंसर होता है। लेकिन आंसर उसके परे होता है। जो रविंद्र ने बहुत से अच्छे आंसर्स में भी देखा कि जो आपको कहना है वो तो कहना ही है, अपने अंदाज में कहना है, और उसके समर्थन के लिए एग्जाम्पल, केस स्टडीज वो आपके पास होनी चाहिए। जो आप सब इस चीज को ध्यान से नोट करिए कि रविंद्र ने प्रीलिम से पहले ही कई जगह बना लिए थे और उसके बाद उनको पिकअप भी किया और स्रोतों से। रविंद्र, ये बताइए, निबंध में आपकी प्रोग्रेस कैसी थी? निबंध का जो एक पेपर होता है, विशेष पेपर है, इसमें यस सर। आपकी तैयारी कैसी रही? सर निबंध की बात करें तो जैसे मैंने पहले सिर्फ प्रीलिम से पहले मैंने ट्राई किया था ऐसे लिखने का, और मैंने 2-3 ऐसे लिखे थे, पर वो बिल्कुल ही जैसे वो कहते हैं ना कि बिगनर के लिए बहुत ही खराब ऐसे थे वो। तो मेरे वो सबसे खराब ऐसे में से थे वो ऐसे। फिर जी। मैंने जो एमएमपी में भी पहला ऐसे लिखा था, तो उसको आपने पूरा रिजेक्ट ही कर दिया था उस ऐसे को। तो वो भी एक मेरे लिए मोटिवेटिंग पॉइंट था कि मेरे मार्क्स ऐसे में बन नहीं रहे थे एक्चुअली। जैसे मैंने 1-2 टेस्ट बाहर भी दिए थे, तो उसमें ऐसे में मेरे सिर्फ 80 या 85 समथिंग ही बन रहे थे। तो पहला तो मेरा टारगेट ये था कि ऐसे में मेरे को 100 क्रॉस करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल मेरे लिए ऐसे था। जो ऐसे लिखना है तो ऐसे में आपका एक फ्लो होना चाहिए, और मेरे से वो फ्लो नहीं बन रहा था। तो इस पे मैंने एमएमपी में रह के काम किया। जो एमएमपी से मेरे को ऐसे मिले थे एसेस, तो उन पे मैंने देखा, उनको पढ़ा, और मेरे एसेस पे मैंने ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट किया कि जो मैं ऐसे की जो इनिशियल 15 मिनट्स हैं,
तो उनमें कैसे आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं और उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको सब्सटेंशिएट कैसे करना है। फिर इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन को एंड कैसे करना है, उसको कैची कैसे बनाना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, उसको कैसे कैची बनाना है। तो ये चीजें मैंने एमएमपी पे रह के सीखी, टॉपर्स की कॉपी पढ़ के सीखी, जो कॉपीज अच्छी कॉपीज जो एमएमपी में मेरे को मिली थी तो उनसे सीखा मैंने। और इनसे मेरा ऐसे इम्प्रूव तो हुआ सर, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है मेरी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में कि अगर मैंने कहीं कमी छोड़ी है तो वो ऐसे है, क्योंकि ऐसे मैंने शायद नहीं लिखे थे उतने जितने लिखने चाहिए थे। और मेरे सबसे जो मेरे को रिग्रेट ये भी है कि मेरे जो कम मार्क्स हैं वो ऐसे में ही है 108। तो मैंने मैंने स्पेशली इसीलिए पूछा क्योंकि आपके मैं ऐसे इवेलुएट भी कर रहा था, मुझे ये भी दिखाई दे यस रहा सर। था कि कहाँ पे हमारा ब्लॉक है। और इसके लिए आपको याद होगा मैंने स्पेशली ऐसे की कुछ क्लासेस भी ली थी कि हम किस तरह यस से सर। अपने पैराग्राफ्स को करें। यस सर। तो इस बात की तो खुशी है कि हम जो है 108 की तरफ पहुंचे, बट आप यस सर। जानते हैं एमएमपी में मैं 130 से नीचे मानता बिल्कुल। नहीं हूँ। यस बट सर। जो भी रहा हमारी यात्रा, जिसे कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो हमें आईएएस मिला। इसमें निबंध यस के सर। स्कोर और अच्छे होते तो शायद हमारा रैंक भी और भी अच्छा रहता। बिल्कुल सर। इस सब में ये सब हम बातें कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, तो वो कहेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा था, खुद ही से कर रहा था और ये तो वो है कि इसके पास सब आता था। ऐसा नहीं लगना चाहिए, आपके भी तो कुछ लो मोमेंट होंगे, कुछ घबराहट भी होती होगी, कुछ चुनौतियाँ भी होती होंगी, सेल्फ डाउट भी होते होंगे। तो मैं चाहता हूँ छात्रों को वो वाला रविंद्र भी दिखे कि किस तरह से अपने लोज़ को उन्होंने पहचाना, उनको एनकाउंटर किया। तो थोड़ा वो भी बताएँ अपनी यात्रा के बारे में। यस सर। सर यूपीएससी की जर्नी में लोज आना ये नॉर्मल सी बात है, पर उनको ओवरकम कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे लिए भी यही था। तो डाउन्स डाउन्स में सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रीलिम्स के टाइम भी था, कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो मैंने कर ली थी, पर प्रीलिम्स से 2-3 दिन पहले मेरे को ये फील हो रहा था कि यार बहुत कम टाइम दिया है प्रीलिम्स को मैंने, और शायद इस बार हो नहीं हो। हालांकि मैंने टेस्ट भी बहुत सारे दिए थे, सी सेट की भी अच्छी प्रैक्टिस की थी मैंने, पर एक डाउट था मेरे को, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन है वो मैंने मार्क्स तक खींचा था, मैंने मार्क्स तक ऑप्शनल की हुँ, आंसर राइटिंग की थी। तो मेरे को ये फील हो रहा था कहीं ना कहीं कि यार ऑप्शनल को ज्यादा टाइम दे दिया है और प्रीलिम्स को इतना टाइम दिया नहीं है, और क्या पता हो नहीं हो। पर फॉर्चुनेटली प्रीलिम्स में मेरे 95 मेरा स्कोर था इस बार, और सी सेट में मेरा 85 स्कोर था। तो वो डिसेंट था इस बार के 23 के प्रीलिम्स के हिसाब से। तो मैं लोज थे सॉरी बीच में सर। सॉरी बीच में टोक रहा लोज हूँ थे पर कि आप उसे डिसेंट कह रहे हैं, लेकिन कट ऑफ इतना नीचे चला गया था, 75 गया था और बिल्कुल आपने सर। उसमें 95 स्कोर किया है, तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी की जड़ें हैं वो मजबूत थी। यस तो सर। वो दिखता है उसमें। और आपने ऑप्शनल पे जो अपना इन्वेस्ट किया और सेल्फ स्टडी में जो आपने इन्वेस्ट किया वो बहुत काम आया। भले ही एमएमपी में हमने बहुत सी चीजें बदली। तो यस सॉरी सर। मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया। आप बता रहे थे नो इश्यूज सर। कि जी, यस सर। तो प्रीलिम्स प्रीलिम्स का। हो गया, प्रीलिम्स के बाद मेंस का टाइम आया। तो मेंस के टाइम पे भी अब जब रिजल्ट आ गया तो सबसे पहले डाउट यही आया कि प्रीलिम्स तो हो गया और मेंस के लिए कोई, जैसे, हालांकि मैं प्रिपेयर तो था, मेरा ऑप्शनल पहले से कवर था, और जीएस के लिए भी मैंने जो पढ़ना था और शॉर्ट नोट्स बनाने थे वो तो मैंने पहले कर लिया था। तो मेरे को कॉन्फिडेंस तो था कि नहीं, प्रिपेयर तो हूँ मैं, पर आंसर राइटिंग मैंने जीएस के लिए उतनी की नहीं थी कभी। तो मेरे को ये फियर था कि यार जीएस का जो पेपर है वो कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे, और जीएस में मैं अच्छा आंसर लिख पाऊंगा भी या नहीं। क्योंकि एक जो मैंने प्रीवियस ईयर्स के जो कुछ लोगों की कॉपीज देखी थी, तो उनमें उनके 350s में मार्क्स थे। तो मेरे को कभी कभी ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं कहीं 350s में ना आ जाऊं जीएस में। तो ये सबसे बड़ा फियर था मेरे लिए, और इसको ओवरकम करने में एमएमपी ने बहुत हेल्प की है। तो एमएमपी, जब मैंने सुना एमएमपी के बारे में, और जब मेरे फ्रेंड ने बताया कि इसमें ये चीजें होंगी, मतलब आपको आंसर राइटिंग तो रगड़ के करवाई जाएगी, तो मेरे लिए मोटिवेशन भी था वो एक, कि मेरे को ज्वाइन तो करना ही है ये किसी भी हालत में, और आंसर राइटिंग मैं दबा के करूंगा। और मैंने किया भी, और मेरे 400 प्लस बने, जो कि मेरा टारगेट ये था कि मेरे को जीएस में तो 400 प्लस क्रॉस करना ही है किसी भी हालत में। तो आंसर राइटिंग की मैंने इम्प्रूवमेंट किए बहुत सारे, और उन्होंने मेरे को, जो मेरे डाउन्स थे उनको ओवरकम करने में बहुत हेल्प की। मेन जो प्रॉब्लम हुई वो इंटरव्यू में हुई। तो इंटरव्यू के टाइम पे जैसे गाइडेंस की तो कमी थी, और आप जैसे जो
अपने अनुनय ने जो सेशन लिया था इंटरव्यू का, जी तो जी वहां से थोड़ा तेज हुआ कि एक गाइडेंस, मतलब एक डायरेक्शन मिली इंटरव्यू को प्रिपेयर कैसे करना है। तो तब मैंने मेरे डेफ को ढंग से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। फिर जो मेन प्रॉब्लम हुई वो थी इंटरव्यू से एक दिन पहले। तो उस रात मेरे को नींद नहीं आई। फिर फिर भी इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था। मतलब ऑलमोस्ट मेरा जो पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट था वो मेरे डेफ से था। और मार्क्स भी ठीक है मेरे इंटरव्यू में, 170 है, तो इट इज गुड। और फॉर्चुनेटली सिलेक्शन हो भी गया और रैंक भी आ गई। तो सर ये डाउन्स थे और मैंने इनको ओवरकम किया सर। नहीं, बहुत अच्छी जर्नी थी। और इस सब में मुझे याद है कुछ छात्रों ने अभी अनुनय का नाम सुना। अनुनय भी हमारे छात्र रहे हैं, वो आईएएस हैं, अभी मणिपुर में हैं। यस सर। तो हम अपने एमएमपी के पुराने छात्रों को भी बुलाते हैं ताकि वो मदद कर सकें प्रेजेंट बैच की। तो इन सब चीजों में आपकी यात्रा बहुत यूनिक थी कि सब अपने आप तैयारी की थी। तो प्रीलिम्स पास हुआ तो एक फीलिंग आई होगी, चलो भाई हो गया। मेंस पास होने के बाद क्या फीलिंग आई? क्योंकि पहली बार दे रहे थे मेंस, और एमएमपी में यस सर। आई एम श्योर कि आपकी ये जो कहीं पे थी ना कि राइटिंग की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, वो तो एमएमपी ने यस सर। सारे अरमान निकाल दिया होगा। तो कैसा यस लगा सर। जब मेंस के क्लियर किया और इंटरव्यू की कॉल आई? थोड़े वो अनुभव भी सर जानना चाहता हूँ, सुखद अनुभव। जब मैं GS1 के पेपर में बैठा था जी 16th सितंबर को, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने देखा, तो उनमें उसमें वो एंशियंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लिंक करके वो क्वेश्चन बना हुआ था। तो क्वेश्चन हाँ पढ़ के पहले तो मेरे को एक सूदिंग फीलिंग, मतलब मेरे को अच्छा लगा वो क्वेश्चन पढ़ के। मैं मुस्कुरा रहा था वो क्वेश्चन पढ़ के कि यार जो एमएमपी में क्वेश्चन मिले थे हमको, तो वो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन थे और उनको टैकल करना हमको जी सिखाया गया है। तो वो क्वेश्चन पढ़ के मेरे को ये फील हुआ कि नहीं यार, ये मैं कर सकता हूँ ये क्वेश्चन। और धीरे धीरे फिर पेपर हुआ। जीएस के पेपर्स कंप्लीट हुए। जीएस के पेपर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे को ये था कि मैंने सारे पेपर्स टाइम पे कंप्लीट किए हैं। अब कहीं भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। सारे पेपर्स मैंने टाइम पे कंप्लीट किए थे। तो जीएस में कोई कॉन्फिडेंस था कि नहीं, 400 तो क्रॉस कर रहा हूँ मैं जीएस में। GS2 का पेपर देके आया तब मेरे को कॉन्फिडेंस था कि नहीं, GS2 में मेरे 115 प्लस हैं। क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने GS2 की। और मार्क्स भी मेरे GS2 में 119 है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही GS2 हुआ था। तो जीएस में तो कॉन्फिडेंस था मेरे को कि 400 क्रॉस कर जाएगा। फिर ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल ऑप्शनल के तो लिए मैंने बोनस बहुत हो तैयारी गया वो की थी। तो। जी जी और ऑप्शनल का जैसे सेकंड पेपर देके मैं आया, तब मेरे को ये तो था कि नहीं, इंटरव्यू कॉल तो मेरा हो रहा है। ओ, मतलब ऑप्शनल का पेपर कंप्लीट करते ही मेरे को ये फीलिंग आ गई थी कि इंटरव्यू कॉल तो मेरा हो रहा है। तो मेंस तक, क्योंकि प्रिपरेशन मैंने मेंस की बहुत टाइम दिया था और बहुत मेरे हिसाब से मैंने सही प्रिपरेशन की थी मेंस की। नहीं, मुझे ये सुन के बहुत ज्यादा मतलब गर्व सा महसूस हो रहा है कि एक छात्र जो है अपने पर इतना विश्वास रखता था कि भाई इतने आएंगे भी, और उसे था कि हमारे इंटरव्यू कॉल होगा। और ये वाली बात तो हम एमएमपी में इंश्योर करते हैं कि भाई पेपर पूरा खत्म करने की टेक्निक सीख लो। और यस सर। राजनीति में 400 पार का नारा पता नहीं चला नहीं चला, लेकिन हमारे एमएमपी का 400 पार का नारा बहुत तगड़ा चलता है। बिल्कुल सर। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने वो बिल्कुल चरितार्थ किया। इंटरव्यू का भी आपने बात की। इंटरव्यू में कोई ऐसी घटना जब आप निश्चित रूप से पहली बार इंटरव्यू था, बहुत एक्सपोजर भी नहीं था, तो आपको जितना भी सीमित हम जो भी छात्रों से मिलवा पाए, जो भी आपके डेस्क पे जो भी बातचीत हुई, तो कोई ऐसी यस सर। घटना जहां आपको लगा हो यार ऐसा नहीं सोचा था, और यूपीएससी में कदम रखना, वहां पे इंटरव्यू देना, वो कैसा अनुभव था? यस सर। पहली चीज तो ये थी सर कि जो मॉक्स दिए थे मैंने, जी तो मेन इंटरव्यू कंप्लीटली डिफरेंट था मॉक्स से। बिल्कुल मॉक्स होता में है मेरे को, 100%। हाँ, मॉक्स में पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। अब एक शायद मॉक था, उसमें मेरे डेफ में फिजिक्स लिखा हुआ था, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था। ग्रेजुएशन मैंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस थी मेरे ग्रेजुएशन में। तो फिजिक्स लिखा हुआ था डेफ में। और एक पता नहीं कोई पैनल मेंबर होंगे, तो उन्होंने मेरे को फिजिक्स से अराउंड 10 क्वेश्चन पूछ लिए। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पूछ लिए। अब वो पता नहीं मैंने कब पढ़े थे। तो मैंने 10 क्वेश्चन में सॉरी बोला है। और वो था मेरे रियल इंटरव्यू से 15 दिन पहले ही वो मॉक इंटरव्यू दिया था मैंने। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक डाउन साइजिंग था। मतलब पूरा मैं डिमोटिवेट हो समझ गया था मैं सकता उसको हूँ। देखे। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल।
और तब कुछ मेरे को ऐसा मॉक इस फील हो रहा तरह था के कि हो जाते हैं जो रियल एग्जाम के तुलना में कहीं मैच ही नहीं करते, तो वो भी कभी यस कभी सर, ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। बट आई एम ग्लैड। तो फिर उससे ओवरकम कैसे किया जब ऐसे ऐसा भाव आ जाता है कहीं गड़बड़ मॉक भी यस हो सर। रहा है तो? पर सर जैसे मैंने मॉक दिया और उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ता था मैं, तो अच्छा। ये तो था कि मतलब इनसे क्वेश्चन तो नहीं बन रहे, जो मॉक में उन्होंने पूछा है ना वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे। तो एक दो जी दिन मेरे को ये फील हुआ, पर फिर मैंने उसको ओवरकम कर लिया कि नहीं, मेरे को मेरा डेस्क प्रिपेयर करना है, फिर भले कुछ भी जी। हो जाए। जो जो सेवंथ एंट्री है, जो हॉबीज इंटरेस्ट वगैरह जो लिखे हुए हैं, मेरे को उनको ढंग से प्रिपेयर करना है। बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी, जो होगा वो। और फॉर्चुनेटली जो पूछे गए वो उन्हीं से पूछा गया मेरे को। चलिए, तो ये भी बहुत वो रहा कि जहाँ गड़बड़ हुई आपने अपना विश्वास नहीं खोया, क्योंकि आप यस सर। केंद्रित थे, आपको अपनी तैयारी पे विश्वास था, आपने अपनी पहली बाउंड्रीज बना ली थी कि भाई ये करके जाना, अगर बीच में थोड़ा चूक भी जाते हैं तो एक दो बॉल नो बॉल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, जब यस रिजल्ट आया तो कहाँ पे थे? उस दिन कहाँ पे खबर थी? जयपुर में थे या घर में थे? हाँ सर, रिजल्ट आया तब मैं जयपुर में था सर। मैंने सर प्रिपरेशन अच्छा। स्टार्ट कर दी थी 24 की। तो अच्छा, नेक्स्ट ईयर की बिल्कुल करनी हाँ। पड़ती है, जब तक भाई रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं होता यस है। सर। तो प्रिपरेशन तो मैंने स्टार्ट कर दी थी सर। पर जैसे जो रिजल्ट आने वाला था, 9 को शायद लास्ट इंटरव्यू था, 9 अप्रैल को। तो उसके बाद से फिर पूरा वो जो ट्रैक था वो छूट गया था प्रिपरेशन का। उसके बाद तो बस यही था कि अब रिजल्ट आने वाला है, और फिर वही जो एंग्जाइटी थी कि होगा नहीं होगा, रैंक कैसे आएगी, आईएएस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बस वही चल रहा था दिमाग में। और फिर कुछ ऐसी चीजें भी थी, जैसे टेलीग्राम पे जो चैनल्स हैं, तो वहां पे कुछ र्यूमर्स होते रहते हैं कि 12 को रिजल्ट आ रहा है, फिर कोई बोल रहा है 14 को आने वाला है, कोई बोल 15 को आएगा। फाइनली 16 को रिजल्ट आ ही गया। तो अब जो ये पीरियड था, 12 को आ रहा है 15 को आएगा, तो इनमें फिर रातों को नींद नहीं आती थी कि कल रिजल्ट आने वाला है। फिर पूरा दिन वो उसमें चला जाता कि अभी आएगा, और वो नहीं आता था रिजल्ट। तो ये पूरे दिन, 4-5 दिन वो ऐसे ही निकले, पूरे एंग्जाइटी से ही निकले हैं। फाइनली रिजल्ट आया तब मैं जयपुर में था। और मैं सो रहा था उस टाइम, क्योंकि मैं 15 को रात को नहीं सोया था मैं पूरी रात, बस इसी में निकला था कि 16 को तो पक्का है रिजल्ट आना। तो वही था, मैंने मतलब 15 को, मतलब 16 को मॉर्निंग में अराउंड 3 o'clock और 3:30 बजे मैंने एक व्हाट्सएप पे एक स्टोरी डाली थी कि भाई अच्छा। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। वो जो एंग्जाइटी उसको रिलीज करने के लिए अराउंड सुबह 3 बजे। फिर रिजल्ट आया तब मैं मतलब लेटा हुआ था, और मेरा एक फ्रेंड आया लाइब्रेरी से, वो चिल्लाते हुए ही, और वो कूद रहा था। मैंने कहा भाई हुआ क्या है, वो तो बता। वो बोला तेरा सिलेक्शन हो गया। तो एक टाइम के लिए तो मैं भी शॉक था कि सिलेक्शन हो गया। फिर उसने मेरे को रैंक बताई। जी। तो वो दूसरा शौक था मेरे लिए कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी ये रैंक। फिर मैंने खुद पीडीएफ खोल के देखा, 2-3 बार उसको देखा। फिर उसने भी फिर मेरे को रियलाइज करवाया कि नहीं भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है और रैंक आ गई है, तो आईएएस बन गया है। तो तब मेरे को जाके थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, अब सॉर्टेड है मामला है। और पहली चलिए, फीलिंग थी बहुत जो रिजल्ट आने के बाद, वो ये थी कि अब यूपीएससी का नहीं पढ़ना पड़ेगा। लाइक वो एक रिलीविंग फीलिंग थी मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस यस पूरे सर। विचार से बहुत बार गुजरता हूँ। मेरे बहुत से छात्र परीक्षा के पिछले जो आखिरी हफ्ता होता है रिजल्ट आने में, जो असमंजस में रहते हैं वो, और उसके बाद जो पास हो जाते हैं, पहला ख्याल तो ये भाई दोबारा नहीं करना है। लंबी यस सर। यात्रा है। और उसके बाद आप न केवल आईएएस बने, मेरे ख्याल से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के पहले हैं अपने क्षेत्र के, कुछ वो भी बताएं। बिल्कुल मम्मी सर। पापा तक खबर पहुंची तो क्या रहा ये अनुभव? यस सर। यस सर। सर जैसे सिरोही के बारे में बताऊं, तो सिरोही राजस्थान का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और सिरोही एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, जो कि अपनी कंट्री में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उनमें से सिरोही भी है। और एजुकेशनली काफी बैकवर्ड इलाका है ये, जो सदर्न राजस्थान है वो। तो वहां से आना भी मेरे लिए एक गौरव की बात है। और सर जैसे मैं बताऊं आपको, तो मैं सिरोही से ऑफ कोर्स पहला हूं जिसने डायरेक्टली यूपीएससी क्रैक करके जो आईएएस बना है। तो ये भी मेरे लिए लाइक एक प्राउड मोमेंट है सर। और पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसे रहा इस पर? हाँ सर। अब जैसे रिजल्ट आया तो सबसे पहले तो मैंने मेरे पापा जी को कॉल किया। तो उस टाइम वो इलेक्शन की ट्रेनिंग में थे सर। तो उनको मैंने बोला कि पापा सिलेक्शन हो गया है, और आईएएस भी मिल रहा है मेरे को। तो
वो उस टाइम इलेक्शन की ट्रेनिंग में थे, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उनके जो कलीग्स वगैरह थे उनको बताया। मेरे जो चाचा जी हैं वो भी उस टाइम उनके साथ में ही थे, तो दोनों ने मिलके बहुत सेलिब्रेट भी किया। उनके जो साथ में कलीग्स थे सब ने सेलिब्रेट किया। फिर घर पे भी मैंने घर पे भी वीडियो कॉल करके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब मेरे को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो घर पे भी सारे खुश थे, जो भी ढोल वगैरह मंगवाए गए सब डांस करने लगे, तो सर खुशी का माहौल तो था घर पे। चलिए बहुत बढ़िया, और आशा है कि ऐसा ही माहौल, ऐसी सफलता खूब आपको हर चरण में मिलती रहे। सिविल सेवा की बिल्कुल सर। तैयारी में भी मिली है और सिविल सेवा के इस करियर में भी आपको खूब सफलता मिले। कि जिसके छात्र निश्चित रूप से आपकी बातें सुनकर आंदोलित भी हुए होंगे और एक सपना अपने लिए भी पिरोते हैं कि वो भी कल को आप ही की तरह टॉप रैंक लेकर आए। कुछ संदेश जो आप देना चाहेंगे हमारे केजीएस के छात्रों को? मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी तैयारी जो कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे जब मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। अ, मैं इनिशियल 4 मंथ्स तो मैं सब कुछ पढ़ रहा था, मैं कुछ भी पढ़ रहा था, मेरे को कुछ पता नहीं था कि ये चीज़ें रिलेवेंट है भी या नहीं है। पर फिर भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरे को चीज़ें पता चली कि यहाँ मेरे को काम करना है, इन चीज़ों को मेरे को नहीं पढ़ना है। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी होगी, आपके साथ भी कई बार ऐसा लगेगा आपको कि यार समझ नहीं आ रहा है या फिर पता नहीं लग रहा है कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो इनको ओवरकम करना है और आपके पास गाइडेंस भी है, अब तो सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को रिफाइन करना पड़ेगा आपके लिए। मैंने जब एमएमपी ज्वाइन किया तो एमएमपी में भी मेरे लिए नया था ये, और मेरे को पता नहीं था कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। फिर सचिन सर ने जब जो क्लासेस ली, उसके बाद मेरे को एक डायरेक्शन मिला कि नहीं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है और थोड़ा सा कैसे खुद को रिफाइन करना है। तो वहां से मेरे को समझ आया। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब आपको गाइडेंस मिलेगा तो आपको उसको पूरी तरीके से ग्रास्प कर लेना है। आपको ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कमी छोड़नी है। ये चीजें हैं कि जब आपको ऐसा लगे ना कि अब मेरे पास कुछ नहीं है करने को, और मेरे को उसमें यही है, यही सब कुछ है मेरे लिए, और पूरा खुद को झोंक देना उसमें। तो जब मेरे को एमएमपी मिला, मेरे पास ये था कि मेरे पास मेंस के लिए कोई गाइडेंस नहीं था, और जब मेरे को ये मिला कि नहीं यही है मेरे लिए और मेरे को उसमें खुद को पूरा झोंक देना है, मैंने एमएमपी में खुद को पूरा झोंक दिया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो जब आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत कारगर साबित हो सकती है, तो आपको वहां कोई कोई कमी नहीं छोड़नी है। यही मेरा मैसेज होगा आप सबके लिए। रविंद्र, ये मैसेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सभी छात्रों को कहना चाहता हूँ कि आप जिस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं उसकी तरफ केंद्रित रहें। जो छात्र हमारे यहाँ केजीएस में पढ़ रहे हैं उनके पास जो भी मार्गदर्शन है वो सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन है। उस पे विश्वास करते हुए अपने को पूरा झोंक दीजिए, उसमें अपने को बचाइए। रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। रविंद्र का आया, रविंद्र ने अपने पर विश्वास रखा, आप लोगों के सामने है, रविंद्र ने सारी चीजें अपने हाथ में लेकर खुदी से की हैं। और साथ साथ में देखिए, जब हम कहते हैं ना, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी द टीचर शैल अराइव, तो रविंद्र जब रेडी थे मदद करने के लिए, तो उसी तरह से आपके लिए भी हम सब भी खड़े हुए हैं। आपके पेरेंट्स, आपका परिवार, सब लोग साथ में खड़े हुए हैं। अपनी तैयारी में अपना बेस्ट दीजिए और आप सब रिजल्ट लेकर आइए। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों ने जिन्होंने इस पॉडकास्ट का भाग बन के रविंद्र की बातें सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपके कुछ प्रश्न हो जो आप रविंद्र से पूछना चाहते हैं, तैयारी संबंधित कुछ आपकी प्रश्न आते हैं आपके दिमाग में, तो आप कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जवाब भी देंगे और यदि रविंद्र तक पहुंचाने होंगे तो जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।